मेरे प्यारे साथियों, मैं योगेश शर्मा आज आपको एक ऐसे लीडर की बात सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत ही कद्दावर नेता है। जो नेता बहुत ही मज़बूत नेता था, लेकिन एक वक़्त ऐसा आया कि वो मज़बूत नेता मजबूर हो गया, जो बुलंदी पर था वो नीचे आ गया। और तो और वो नेता जो एक खुद आर्डर निकालता है, लेकिन चंद रेडिकलाइज़्ड लोगों के दबाव में आके वो आर्डर अपना वापस ले लेता है। एक ऐसे नेता की बात करना चाहता हूँ। उसे सुनाने से पहले मुझे तो आपको बैकग्राउंड में लेना पड़ेगा। बैकग्राउंड में ये बताने के लिए कि 2002 में जब जम्मू कश्मीर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस हुई, तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को मैंडेटेड सरकार बनाने का नहीं मिला। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिससे सबसे ज़्यादा सीट्स मिली थी, वो 28 थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए 44 सीट्स की ज़रूरत थी। लिहाजा कांग्रेस, पीडीपी और कुछ अन्य साथी जो मिलके इन्होंने स्टेट में सरकार बनाई। अब सरकार बनाने की इनकी कंडीशन क्या थी? इन्होंने की था कांग्रेस और पीडीपी का कि ये 3-3 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो पहले 3 साल के लिए 2002 से लेके 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब, जो कि पीडीपी के नेता थे, वो चीफ मिनिस्टर रियासत के रहे। और 2005 में जब चेंज ऑफ गार्ड का टाइम था, तो उस वक़्त चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट श्रीनगर से तो नहीं मिला, चूँकि श्रीनगर में कम कांग्रेस की सीटें आई थी और कोई कद्दावर नेता नहीं जीता था। तो जम्मू की बात रही, तो जम्मू में जहाँ ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन जम्मू में तो कांग्रेस अपने स्टेट प्रधान नहीं कांग्रेस का बनाती, तो चीफ मिनिस्टर की तो बात नहीं थी। लिहाज़ा उस वक़्त फिर कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर दिल्ली से आके यहाँ पे बने। जब वो बने तो वो 2005 में बने, 2008 तक तो वो चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन जब उनका टाइम 2.5 साल का ही हुआ था एज़ ए चीफ मिनिस्टर प्लस माइनर, तो उनको यकालप ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलानी पड़ी। अब ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाने का कारण क्या था? ये मीटिंग बुलाने का कारण इसलिए था कि 2004 में एक नीति सेन गुप्ता कमीशन, एक होम डिपार्टमेंट ने कमीशन बना के स्टेट में भेजा था। और इस कमीशन का काम ये था कि जो हमारी सबसे दुर्गम यात्रा है हमारी जम्मू कश्मीर की, उसको असेस करना। असेस क्यों करना था? चूँकि आपको सभी को मालूम है कि अगर अमरनाथ यात्रा पे आपको जाना पड़ता है, तो आपको मेडिकल सर्टिफ़िकेट चाहिए। अब मेडिकल सर्टिफ़िकेट लेने के बावजूद भी वहाँ पे जो यात्रु थे, उनके जो कैज़ुअल्टी रेट, गोया कि उनकी डेथ जो थी, वो ज़्यादा हो रही थी हर साल। तो जब डेथ हो रही थी, लोगों में ये नाराज़गी थी। और तो डेमॉन्स्ट्रेशन भी लोगों ने करी थी कि उनकी चूँकि बेसिक फैसिलिटी ही नहीं मिलती है। आप सभी जानते हैं कि ये दुर्गम यात्रा में, आपको पता है, ये पहाड़ों में है, जहाँ पे इस पूरा साल बर्फ़ रहती है, बर्फीले पहाड़ हैं, बीच में एक पगडंडी बनाई जाती है लोगों के आने-जाने के लिए। और पगडंडी के साथ एक तो वहाँ पे कई दफ़ा क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, बारिश पड़ना शुरू हो जाती है, आंधी-तूफ़ान आ जाता है। और मोरओवर वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में वहाँ पे तो ऑक्सीजन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों की कैज़ुअल्टी रेट बढ़ता जा रहा था। तो उस पे जब ये नीतीश सेन गुप्ता ने जब ये जो यहाँ पे असेस करने के लिए आए थे इंक्वायरी, तो जब इन्होंने इंक्वायरी करा और अपनी रिकमेंडेशन दी, तो रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी कि एक तो ये कि यहाँ पे एक श्राइन बोर्ड अलग सा होना चाहिए, और दूसरा जो है, जो लोकेशंस, जो डिफरेंट लोकेशंस पे वहाँ पे ज़मीन इनको अलॉट होनी चाहिए। अब जब ज़मीन अलॉट होनी चाहिए, तो उन पे जो वो रिकमेंडेशन जो थी, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आई। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये वेरिफ़िकेशन और उनके लिए भेजा। तो जो आपको इससे बड़ी बीच पे बात सुना दूँ कि पीडीपी के ही फॉरेस्ट के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिन्होंने वेरीफ़ाई किया और बाद में अपनी रिपोर्ट में ये माना कि रिकमेंड किया कि ये ज़मीन अलॉट होनी चाहिए। और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस हुई, और मोर ओवर लैंड ट्रांसफर के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ने भी एग्जामिन किया। और सभी के बाद रिकमेंडेशन जब भी हुई, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आनी थी, चूंकि अलॉटमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट ने करनी थी। स्टेट गवर्नमेंट ने
जिस चीफ मिनिस्टर जो थे गुलाम नबी आज़ाद थे, उनकी रहनुमाई में एक कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट का ये डिसीज़न होता है कि लैंड ट्रांसफ़र करनी उन्होंने ट्रांसफ़र करी। कैबिनेट डिसीजन में वो ट्रांसफर हुई। जब लैंड ट्रांसफर हुई तो कुछ लोग जो है, जो फैनेटिक लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, उन्होंने लोगों को उकसाना शुरू किया और ये स्ट्राइक करना शुरू कर दी लोगों को उकसा के। क्या कहा? कहा कि यहाँ पे जो ज़मीन है, ये हिंदुओं को अलॉट की जा रही है, यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। जबकि डेमोग्राफी तो वहाँ पे आप ये जान सकते हैं बर्फ़ में कहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे 2 महीने के लिए स्ट्रक्चर बनाना था, वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज कहाँ पे होनी थी? जबकि डेमोग्राफी तो इन रेडिकलाइज़्ड लोगों ने की थी जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को इन्होंने मार-काट के कत्ल और ज़ना करके आग लगा के उनके घरों को उनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला था। डेमोग्राफी चेंज तो उन्होंने की थी और उसके बाद दूसरा ये कहा गया कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, फिर एक एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम पड़ेगी। भाई वहाँ दरख़्त कटेंगे तो फ़ॉरेस्ट का नुकसान होगा। भाई वहाँ तो अगर आप जाएँ तो दूर-दूर तक देखेंगे तो कोई दरख़्त है ही नहीं। तो वहाँ पे कौन-सा एनवायरनमेंटल चेंज होना था? लेकिन चूँकि ये बहाने थे और उसके बाद जब ये स्ट्राइक हुई तो गवर्नमेंट ने ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी लेकिन मीटिंग फ़ेल हुई। लेकिन वो जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने ये ऑर्डर जो अलॉटमेंट ऑर्डर था, इसको कैंसल किया, विथड्रॉ कर लिया। अब जब उन्होंने विथड्रॉ किया तो इसका रिएक्शन जम्मू में हुआ। जम्मू के लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर गुलाम नबी साहब अपने आप को सेक्युलर मानते हैं, अगर वो जस्टिफाई करते हैं कि अमरनाथ यात्रियों के लिए एक टेम्परेरी शेड और ज़मीन अलॉट होनी चाहिए, तो फिर ये रेडिकलाइज़्ड लोगों के नीचे क्यों लगे? इन्होंने जस्टिस क्यों नहीं दिया? तो लोगों ने स्ट्राइक कर दी। ये स्ट्राइक जो थी जम्मू वाली, ये भी 61 दिन, 61 दिन ये भी चली। अब कहानी एक तरफ तो उन्होंने ये कर दिया, दूसरा जो मेन पार्टीज़ थी, कुछ उनके लीडर्स ने भी एतराज़ एक एक लीडर ने तो यहाँ कहा कि भाई अगर हमें यहाँ पे जो अमरनाथ यात्रा की जाने पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एतराज़ है तो अलॉटमेंट पे एतराज़ है। पीडीपी ने क्या किया बाद में कि जो उसकी एक अलायंस पार्टनर थी इस गवर्नमेंट की, उसने अपनी जो है वो सपोर्ट जो है वो छीन ली। सपोर्ट छीनने के बाद वो जो अक्सरियत पर नहीं रहे और अल्टीमेटली एक बड़ा कद्दावर नेता जो कि रेडिकलाइज्ड लोगों के नीचे भी लगा, उसे उस चीफ मिनिस्टर जो चेयर थी उसे छोड़ना पड़ा। अब कारण ये है कि इन्होंने जब ये चीज़ें छोड़ी तो रीज़न क्या रहा? क्यों इन्होंने छोड़ी? रीज़न ये रहा, कुछ तो कहते हैं कि जब भी गुलाम नबी साहब जब राज्यसभा में होते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या कोई भी लीडर हो, जब ये बोलते हैं, तो ये किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने के बिना छोड़ते नहीं हैं। तो हालत उनकी ये है वहाँ पे और जब उनको यहाँ पे सीएम बने, तो ये रेडिकलाइज़्ड लोगों के नीचे लग गए। तो इसके लिए हो सकता है कि गुलाम नबी साहब जो हैं एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन तो ज़िंदगी में उन्होंने पहली दफ़ा की जब चीफ मिनिस्टर बने। तो उससे पहले तो मिनिस्टर तो ज़रूर रहे, लीडर तो ये ज़रूर हैं, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ये इंसान नहीं है बन सका। और सेकंडली कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि कश्मीरी जो थे, कश्मीरी लीडर जो थे, उन्होंने देखा कि ये जो गुलाम नबी साहब हैं, ये अगर यहाँ पे चूँकि ये बेसिकली कश्मीरी तो है ही नहीं, ये जम्मू एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, गोया कि ये डोगरा मुसलमान है ये लेकिन डोगरा मुसलमान है। अगर इस डोगरा मुसलमान अगर यहाँ पे 3.5 साल कामयाब चीफ मिनिस्टर होके निकाल लेता है, तो फ्यूचर में भी इनके चांस हो सकते हैं। लिहाज़ा उनके फ्यूचर के चांसों को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और उनको वापस दिल्ली तक ही भेजा जाना चाहिए। हो सकता है इसलिए उन्होंने ये चीज़ें करी हों। और सेकंडली ये भी बात हुई और तो और जब 2014 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन
में भी गुलाम नबी साहब खड़े हुए थे। जब उन्होंने कंटेस्ट किया और कहाँ से अपने ही डिस्ट्रिक्ट डोडा से, जहाँ पे वो पैदा बढ़े, जहाँ से वो लीडर बने थे, वहीं से वो इलेक्शन में खड़े हुए और इलेक्शन में लड़े। और उस वक़्त यही कश्मीरी नेताओं ने उनको ये यकीन दिलाया था कि वो उनकी इमदाद, उनकी मदद करेंगे। लेकिन कारण क्या हुआ कि वो इतना बड़ा नेता, इतना कद्दावर नेता जो राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक नहीं छोड़ने वाला किसी को, उसकी हालत यहाँ पे ऐसी क्या हो गई कि एक नया बीजेपी का नेता जिसे लोग भी पूरा नहीं जानते थे, उस नेता से ये कद्दावर नेता जो हार गया। इलेक्शन में वो बड़े वोटों से हार गया। तो रीज़न क्या था? और कुछ का तो ये भी कहना है कि यहाँ पे भी कश्मीरी लीडर्स ने ही हो सकता है इसे वैसा ही ट्रीट किया हो जैसे उन्होंने श्रीनगर में किया था, जहाँ पे कि इनको पहले हिमायत दे और बाद में इनकी हिमायत छीन के इनको बेबसी के आलम में डाल दिया। अब ये भी उनको हो सकता है। और उसके बाद ये भी आपको मालूम है, जब यहाँ पे चल रही थी, एजिटेशंस चल रही थी, उस वक़्त इनके रेस्क्यू में प्राइम मिनिस्टर्स को भी आना पड़ा। मनमोहन सिंह साहब को भी इनके रेस्क्यू में, चीफ मिनिस्टर साहब के, गुलाम नबी साहब के रेस्क्यू में आना पड़ा। उनको भी राजनाथ सिंह जो बीजेपी के लीडर थे, उनसे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि जम्मू में वो उनकी मदद करें और चूँकि ये जो सिचुएशन है उसे डिफ्यूज़ करने में उनकी मदद करें। इस कद्दावर नेता की ये यहाँ पे ये हालत की गई। और वाह तो और जब एसके सिन्हा साहब, जब ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पे उस वक़्त जब एजिटेशन हुई तो एसके सिन्हा गवर्नर थे और उसके बाद तो बोहरा साहब आए। जब एसके सिन्हा जब चले गए यहाँ से, तो वहाँ पे टाइम्स नाउ वालों ने, प्रेस वालों ने जब उनसे लैंड अलॉटमेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या कहा, ये कागज़ मेरे पास है उनका। तो उसमें मैं ये बताऊँ कि सिन्हा साहब ने कैसे क्लैरिफ़ाई किया। Sinha said, I did not take the decision to divert the land for Amarnath Yatra. The decision was taken by the state government. Blaming the People's Democratic Party for the ongoing situation in Jammu and Kashmir, Sinha said, Mufti Muhammad Sayed is known for his communal and anti-national activities. मैं इतना ही पढ़ता हूँ. मुफ्ती मोहम्मद सैयद इज़ नोन फॉर हिज कम्युनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब एक फ़िरका परस्त इंसान है और देशद्रोही इंसान है। तो क्या कारण था? अगर ये देशद्रोही था, तो क्या इस देश के एजेंसीज़ को मालूम नहीं था? क्या देश के लीडरों को मालूम नहीं था? तो फिर क्या कारण था कि 1990 में इनको हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बनाया गया? क्या फिर कारण था कि जब ये ही होम मिनिस्टर थे, तभी सभी कश्मीरी पंडितों को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा, फ़ोर्सफुली उनको निकाला, उनके कत्ल हुए, उनके घरों को आग लगी। जब ये होम मिनिस्टर थे, तो उनके घरों पे तभी रेडिकलाइज़्ड लोगों यहाँ पे उनकी ही एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फ़ेल हो चुकी थी। क्या कारण थे? और क्या कारण थे? और अगर वो ऐसी बात थी, 1990 में ही इनकी बेटी रूबिया सैयद भी किडनैप हुई। 1990 ही में ही गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी एक मेंबर गायब हुआ। 1990 में ही सैफुद्दीन सोई साहब, उनका भी एक कोई मेंबर गायब हुआ था। और इनके एक्सचेंज में कितने मिलिटेंट छोड़े गए थे, रिलीज़ करवाए थे। तो गोया ये कोई इत्तेफ़ाक था या साज़िश थी? मेरा काम था बताना। मैंने आपको बता दिया, ये आप सोचें क्या था। और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक एक ही बात कहूँगा, जय माता दी।